लोकसभा के चुनाव के रण में आज बीजेपी के उम्मीदवारों ने अपना परिचय नामजदगी दाखिल कर दिया। बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों ने श्रीनगर सेक्रेटेरिएट पहुंचकर अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। बीजेपी ने सत शर्मा, राकेश महाजन और अली मोहम्मद मीर को मैदान में उतारा है। नॉमिनेशन से पहले बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर में ताकत का भी मुजाहरा किया गया, जिसमें बीजेपी के एमएलए समेत बीजेपी के बड़े नेता भी पहुंचे। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस नॉमिनेशन फाइल करने के पूरे प्रोसेस के दौरान मौजूद रहे। हमने तीन हमारे उम्मीदवार हमारे जम्मू कश्मीर के जमात के सदर सत शर्मा सीए साहब, डॉक्टर अली मोहम्मद मीर और राकेश महाजन, और तीनों ही हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं। सत शर्मा जी तो वजीर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर स्टेट कैबिनेट में, और ये उनका दूसरा टर्म है बतौर सदर प्रेसिडेंट पार्टी के। डॉक्टर मोहम्मद अली मीर हमारे मुश्किल वक्त के साथी हैं, बड़े पुराने साथी वादी कश्मीर में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की खिदमात की। और राकेश महाजन सरहदी इलाके जम्मू पुंछ राजौरी से ताल्लुक रखते हैं, और मुझे यकीन है कि तीनों फतेह हासिल करके राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की बखूबी नुमाइंदगी करेंगे। और बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर ने दावा किया है कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव में तीनों सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि विधानसभा सदस्य राष्ट्र और विकास के लिए मतदान करेंगे और वो यकीनी तौर से बीजेपी के हक में वोटिंग करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही बडगाम बाई इलेक्शन यानी ज़िमनी इंतखाब के लिए भी बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। यह है कि भारतीय जनता पार्टी तीनों सीट पर जीत हासिल करेगी। हमें लगता है कि बडगाम सीट भी हमारी जुल्म में आएगी, इतना हम कहेंगे, क्योंकि जो नेशनल कोरम है यहाँ का, जितने भी एमएलएज हैं वो नेशन को सपोर्ट करेंगे, वो नेशन को, देश को सपोर्ट करेंगे, हम उस चीज से जीत पाएंगे। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 सीटों पे 4 उम्मीदवार उन्होंने अपना जो नॉमिनेशन है वो सबमिट किया, बीजेपी ने सिर्फ 3। तो आप लोग दावा कर रहे हैं कि जो आपने 3 जगहों पर नॉमिनेशन फाइल किया है, आप तीनों पर जीत दर्ज करेंगे, लेकिन कई मकामात पर आपके जो नंबर्स है वो काफी कम है। तो किस तरह से आप ये दावा कर रहे हैं आप जीत जाएंगे? मैंने ये बोला कि जितने भी यहाँ एमएलए साहिबान हैं वो नेशन को सपोर्ट करें। हम उसी आधार पे बात कर रहे हैं कि जो आदमी नेशनलिस्ट है वो नेशन को सपोर्ट करे, अपने देश को सपोर्ट करें और देश को चलाएं। उसी आधार पे ये बात। और राज्यसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी के दावे पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मनी पावर और मसल पावर और एजेंसियों के पावर के भरोसे ही बीजेपी 3 सीट जीतने का दावा कर रही है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के पास नंबर नहीं है। बीजेपी बिना हॉर्स ट्रेडिंग के एक भी सीट नहीं जीत सकती है। We cannot win 3 Rajya Sabha seats without doing horse trading. BJP cannot even win 1 seat without horse trading. They need 30 to win the 4th seat. They have 28. There is not a single MLA other than the 28 who are with the BJP that has shown any support for the BJP up until now in the last 1 year. Which means if they are claiming they are going to win 3 seats, it is money power, muscle power and the power of the agencies. Let us see. अगर वाकई डरा धमका के या खरीद के वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो फिर वो साबित कर रहे हैं कि जो लोग बिहार में कह रहे हैं वो सही है। अदरवाइज टुडे एज नंबर्स गो, बीजेपी इज नॉट इन अ पोजीशन टू विन इवन 1 सीट। दैट्स व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग, दिस राज्य सभा इलेक्शन विल शो अस हु द फ्रेंड्स ऑफ द बीजेपी आर एंड हु द अपोनेंट्स ऑफ द बीजेपी। एनीवन हु एब्सटेन्स is a friend of the BJP, and obviously anyone who votes for the BJP is a friend of the BJP, because in 3 out of the 4 elections there are candidates against the BJP. Now let's see what people do. और वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के एमएलए आरएस पठानिया ने कहा कि बीजेपी ने पहले ही सिर्फ 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और चौथी सीट अपोजिशन के लिए खाली छोड़ दी है। वहीं एनसी पर निशाना साधते हुए कहा कि वादा पूरा नहीं करने की वजह से बीजेपी की जीत का आधार मजबूत है। जनता पार्टी 3 की 3 सीट पे जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी
एक सीट भी सेफ है और दोनों सीट पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्शियस जम्मू कश्मीर के लोग वोट करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को बेसिक फैसिलिटी देने में नाकामयाब रही है, अपनी एक भी गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी नहीं कर पाई है। मुझे पूरी उम्मीद है तीनों की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी मैंडेट के साथ जीतेगी। चौथी सीट पे क्या हमने 3 फॉर्म भरे हैं, अभी हमने चौथी सीट खुली छोड़ी है इनके लिए, कोई ऐसी बात नहीं। हम 3 सीट लड़ेंगे और तीनों जीतेंगे। तो कांग्रेस अभी जो है वो विड्रॉ कर, कांग्रेस डायलेमा में है, कांग्रेस इज इन स्टेट ऑफ इंडिसिसिवनेस और बहुत बड़ी विडंबना है कि इतनी बड़ी कि राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी कल तक डिसाइड ही नहीं कर पाई, एक दिन पहले कहती है कि हम कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। दिस इज अनफॉर्चुनेट और टेलिंग अपॉन द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप इन जम्मू एंड कश्मीर। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। चौधरी रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और शमी ओबेरॉय के साथ साथ इमरान नबी डार ने भी आखिरी दिन नामांकन का पर्चा भरा। आखिरी वक्त में चौथे उम्मीदवार के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इमरान नबी डार के नाम का ऐलान किया था। मैं खुश हूं, पार्टी लीडरशिप का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं पूरे जम्मू कश्मीर की खिदमत कर सकूं, पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकूं, लोगों को रिप्रेजेंट कर सकूं दिल्ली के अंदर। और मैं चाहता हूं कि हमारी सारी सीटें कामयाब हों और इंशाल्लाह हम स्टेट के लिए बहुत काम कर सकें। 24 तारीख को देखेंगे, वोट्स पड़ेंगे और कामयाबी कश्मीरियों की होगी। हम 4 सीटें निकाल कर दिखाएंगे आपको। पार्टी की तरफ से हमारे जो 3 अभी तक हमारे मुंतखब पार्लियामेंट मेंबर राज्यसभा के लिए थे, उनमें से चौधरी मोहम्मद रमजान साहब, सज्जाद अहमद किचलू साहब और हमारे शमी ओबेरॉय साहब, उन लोगों ने अपने नॉमिनेशन भरे। अफसोस है कि कांग्रेस ने नहीं माना, लेकिन हम आपकी वसादत से मैं हर एक सेक्युलर फोर्सेस को और सेक्युलर एमएलएज को ये अपील करता हूं कि जो भी हमारा चौथा कैंडिडेट होगा उसको कामयाब होगा। सभी सेक्युलर फोर्सेस जो हैं, जितने भी सेक्युलर एमएलएज हैं, उन सबको एक साथ रखें। हमारे साथ शबीर कुल्ले साहब भी है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये इनका भी हमारे को सपोर्ट है। हम कोशिश करेंगे कि चारों के चारों सीटें हम अच्छे से जम्मू कश्मीर के जीते और जम्मू कश्मीर की जो तर्जुमानी है वो ये चारों लोग असेंबली में या अपने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में करें। हमारे 3 उम्मीदवारों ने आज पर दाखिल किए, जो हमारे पेपर्स थे वो दाखिल किए, तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि जहां तक देखिए हमारी सरकार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, जो हमारे जो नंबर्स हैं वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, जो आवाम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, जाहिर सी बात है कामयाबी हमारी होगी। तो चौथी सीट पे तसब्बुत बरकरार है, कहा जा रहा है कि इमरान नबी डार को जी हाँ, वो भी ज़ेर गौर होगा। तो लेकिन बात यही, मामला साफ हो जाएगा एक आध दिन में। देखिए, अगर कांग्रेस सच में चाहता है कि कांग्रेस चाहती है कि सच में बीजेपी दूर रहे, क्योंकि जो भी उनका है ज़ाहिरन उनका मौक़िफ़ है, तो मुझे लगता है कि वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला होगा उसी के साथ चलेंगे। तो कांग्रेस के साथ खलीज जो है पैदा हो गई है, तो मुझे वही मैं कहता हूँ कि ये हमें उम्मीद है वो मामला फहमी से काम लेंगे, मामला फहमी से काम लेंगे और ये आज का जो चैलेंज, उस चैलेंज को सामने रखेंगे। देखिए, सारे मुल्क में हम चाहते हैं कुछ फोर्सेस को जो फिस्पेरियस हैं, जो विभाजन के फोर्सेस हैं, उनको दूर रखा जाए। तो आज एक क्लियर एक लड़ाई है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे लोग सच के साथ ही जो है उसका साथ देंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 कैंडिडेट जो है वो चारों के चारों कामयाब होकर राज्यसभा जाएंगे। चैलेंजिंग सीट है आपके लिए, जिसपे बीजेपी भी जो है स्ट्रांग दावा कर रही है और दूसरी जानिब कांग्रेस के साथ इस सीट पे जो है खलिश भी एक पैदा होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। तो क्या समझ नहीं है, देयर इज नो खलिश, कोई खलिश नहीं है। और हमारे लिए तो हर कोई सीट जो है, हर कोई इलेक्शन एक चैलेंज होता है। बिलखुसूस ये चारों सीटें जो हैं, इन चारों सीटों पे बहुत एक इंटेंस फाइट होने वाली है। और जो ये चौथी सीट है जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि नंबर्स आर इन आवर फेवर। अगर सेकुलर वोट की बात की जाए तो अगर सेकुलर वोट सेकुलर फोर्सेस को ही सपोर्ट करेंगे, देन थिंग्स आर प्रीटी क्लियर। या बिकॉज इस टाइम पे उनके लिए भी एक चैलेंज है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बीजेपी कैन नॉट विन द 4th सीट until unless they do horse trading। और एआईसीसी महासचिव और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जीए मीर ने जम्मू कश्मीर में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाकी दलों को विश्वास में लेना चाहिए, यानी उन्हें अपने कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए। मीर ने कहा कि राज्य में सभी विधायक बीजेपी को वोट नहीं देंगे।
मैं यहाँ पर राज्य का लफ्ज इस्तेमाल करूँ, दरअसल ये यूटी है, जम्मू कश्मीर यूटी में सभी विधायक जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी के भीतर खुद इंटरनल जो है वो फाइट है, आंतरिक मतभेद है। साथ ही जीएबी ने बताया कि कांग्रेस ने क्यों कैंडिडेट नहीं उतारा। राज्यसभा सीटों की नोटिफिकेशन आने के बाद में जिस तरह की नोटिफिकेशन सामने आई है, ये 3 नोटिफिकेशंस है। एक सिंगल सीट का नोटिफिकेशन है, एक सिंगल सीट 2 नंबर पर है, वो भी नोटिफिकेशन है, तीसरी नोटिफिकेशन 2 सीटों के लिए है। तो कुल मिलाकर 4 सीटें फिलअप करने की बात थी। तो हमने पहले ही कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने के टाइम पर भी इफाम तफहूम लीडरशिप का नहीं हुआ और कांग्रेस ने ऑप्ट किया उस वक्त हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं जाएंगे जब तक कोई ब्रॉड डिस्कशन ना हो कोलिशन का। ये कोलिशन सिर्फ एक मिनिस्टर बनने के लिए नहीं बना है, ये कोलिशन लोगों के जो मसाइल है, लोगों के जो इश्यूज है, उनको डिलिब्रेशन होने के बाद ही कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। और उसके बाद साल भर में भी कोई कोलिशन का आपस में जो मेजर इश्यूज है उनको लेकर कोई डिलिब्रेशन नहीं, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुई। अब राज्यसभा आई तो राज्यसभा में 4 सीटें हैं। कांग्रेस की विलिंगनेस थी कि हम एक सीट लड़े और वो एक सीट सेफ श्योर हो। तो सेफ श्योर में सीट नंबर 1, 2 और 3 इसमें एक सीट कांग्रेस को अलाउ की जाए ताकि हम अपना नॉमिनेशन दें और सीट को राज्यसभा में पहुंचा दें। वो हाईएस्ट लेवल से तो दिल्ली में कन्वे किया गया था कि कांग्रेस एक उम्मीदवार दे और सेफ सीट पर वो अप्लाई करे। जब मॉडलिटीज तय होने की बात आई उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई कम्युनिकेशन नहीं दिया, बल्कि कन्वे किया कि कांग्रेस 4th सीट पर अपना उम्मीदवार डाल सकता था। तो 4th सीट को लेकर पहले ही कांग्रेस ने स्टैंड ले रखा था कि उस पर हम अपना उम्मीदवार नहीं डालेंगे, हम श्योर शॉट के लिए कैंडिडेट को डालेंगे जहां हमारे पास वाफिर मिकदार में, वाफिर तादाद में हमारे पास नंबर्स हो। वो चीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एग्री नहीं किया। तो देयरफॉर कांग्रेस ने कल फैसला लिया कि हम 4th सीट के अगेंस्ट कैंडिडेट नहीं डालेंगे, क्योंकि इसके लिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा मैंडेट लेकर हुकूमत को हेड कर रहा है, अगर वो कोलिशन पार्टनर्स को या लाइक माइंडेड इंडिविजुअल पार्टीज़ है, पीडीपी है, सजाद गनी लोन है, इंडिविजुअल हमारे एमएलएज है, उनको साथ बिठा करके तय करना चाहिए था। हमें ये भरोसा है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में 60 मेंबर जो नॉन बीजेपी है आज के दिन में 88 में, उनमें से एक भी मेंबर बीजेपी की ओर नहीं जाना चाहता, मगर उनको कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत थी बिफोर टेकिंग डिसीजन ऑफ द कैंडिडेट। वो चीज़ नहीं हुआ। ऐसे में मतलब हवाई तीर मार के 4थी नंबर सीट पर आप लड़ो, तो ये जिम्मेदारी वक्त की चीफ मिनिस्टर की थी, जिनके साथ हर एमएलए की वाबस्तगी होती है, वो चाहे आज़ाद बन के आया हो, किसी छोटी पार्टी से बन के आया हो, इसमें वो कॉल ले सकता था। अगर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेता तो शायद इशू नहीं बनता। अब वो चीज़ हुआ नहीं, तो ऐसे में कांग्रेस ने फैसला किया कि 4थी सीट पर हम कैंडिडेट नहीं डालेंगे। अब आगे 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और जो बीजेपी के दावे है क्रॉस वोटिंग होगी, apprehensions of horse trading and cross voting? नहीं, देखिए इस वक्त बीजेपी के घर के अंदर उनको अपने घर को हिफाजत करने की जरूरत है। इन 60 लोगों में मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कम से कम बीजेपी के कैंडिडेट को 60 वोटरों में 1 वोट भी नहीं जाएगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। पेट सपा। नगरोटा और बड़गाम उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। 11 नवंबर को चुनाव, 14 नवंबर को आएंगे रिजल्ट। नगरोटा और बड़गाम उपचुनाव की अधिसूचना 20 अक्टूबर तक चलेगी नामांकन की प्रक्रिया। 24 अक्टूबर तक होगी नामांकन वापसी। 11 नवंबर को दोनों सीटों के लिए होंगे मतदान। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बड़गाम सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। एडवोकेट तौफीक हुसैन ख्वाजा को दिया टिकट। केशवाड़ से बीजेपी विधायक शगुन परिहार का बयान, बीजेपी जनता के हित में करती है काम। शगुन परिहार ने डिप्टी सीएम पर साधा निशाना। सुरेंद्र चौधरी को बीजेपी का बिना फीस वाला वकील बताया।
कठुआ के चढ़वाल में सर्च ऑपरेशन। ब्रेक के बाद फिर आपका सवाल है न्यूज 18 जेके पर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। चुनाव आयोग ने सोमवार को बडगाम और नगरोटा असेंबली हलकों के लिए ज़िमनी इंतखाब की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके साथ ही इन दोनों सीटों के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का जो मरहला है वो शुरू हो गया। अधिसूचना के मुताबिक उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 20 अक्टूबर तक पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकते हैं और नामांकन पत्रों की जांच 22 अक्टूबर को होगी, जबकि नाम वापस लेने की जो आखिरी तारीख होगी वो 24 अक्टूबर होगी। इन दोनों सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। तो ये दो असेंबली हलके हैं, एक नगरोटा और दूसरा बडगाम। इन दोनों में ज़िमनी इंतखाब होने हैं। तो चुनाव आयोग ने यानी चुनाव इलेक्शन कमीशन ने इसके ताल्लुक से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही अब 20 अक्टूबर तक अपने नामांकन पत्र उम्मीदवार दाखिल कर सकेंगे। और ये जो पर्चा नामजदगी है उसकी जांच 22 अक्टूबर को होगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी 24 अक्टूबर। यानी 24 अक्टूबर तक अगर कोई अपना नाम वापस लेना चाहे तो वापस भी ले सकता है। इसके बाद जो वोटिंग की तारीख है वो है 11 नवंबर। 11 नवंबर को बडगाम और नगरोटा इन दोनों असेंबली हलकों में वोटिंग होगी और 11 नवंबर के बाद 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। राज्यसभा के साथ साथ दो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, दो सीटों के लिए जो बाईपोल्स होने वाले हैं नगरोटा और बडगाम के लिए। उसके लिए अब सबकी नजरें उस पर है और उसके लिए जो गतिविधियां हैं, सियासी गतिविधियां वो बढ़ गई हैं। आज जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी की हैं बडगाम के लिए भी और नगरोटा के लिए भी, और इस हिसाब से जो नोटिफिकेशन में उस हिसाब से 20 तारीख तक नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन है। 20 तारीख तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं 20 तारीख शाम के 6 बजे तक। उसके बाद 21, 22 और 23 ये 3 दिन और 24 भी उसमें शामिल है। इन 4 दिनों में एक तो जांच होगी, जांच पड़ताल होगी फाइल नॉमिनेशन की। कोई अगर विड्रॉ करना चाहता है तो वो विड्रॉ भी कर सकता है। सारा प्रोसेस जो है 24 तारीख तक कंप्लीट होगा। 11 तारीख को इलेक्शन है और 13 तारीख को फिर जो है काउंटिंग है और 16 तारीख तक सारा प्रोसेस कंप्लीट होना है। ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, नोटिफिकेशन में उसका जिक्र है। तो फिलहाल 20 तारीख तक इलेक्शन जो है नॉमिनेशन भर सकते हैं। आज 13 तारीख है और अगले हफ्ते मतलब एक हफ्ता अब रह गया है पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए नॉमिनेशंस के अगर हम बात करें तो। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जो है अब मंथन कर रही है। आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के वर्करों की मीटिंग हुई। जो लीडर हैं, टॉप लीडर उसमें थे गुपकार पे, उनके रेजिडेंस पे, वहाँ पे मीटिंग मैराथन मीटिंग हुई श्रीनगर में। और किस तरह से नगरोटा और बडगाम दोनों सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस किन कैंडिडेट्स को उतारेगी, क्या अलायंस में वो जाएगी कांग्रेस के साथ या खुद अकेले चुनाव लड़ेगी, उस पर मंथन हुआ है। कांग्रेस की बात करें तो कल कोर ग्रुप की मीटिंग भी हुई। इस पर मेरी एक कांग्रेस के टॉप नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी हमने फैसला नहीं किया कि क्या हम अलहदा चुनाव लड़ेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर लड़ेंगे। क्योंकि नगरोटा की अगर हम बात करें तो नगरोटा में अब कांग्रेस ने अकेले दम पे चुनाव लड़ा था 2024 में। नगरोटा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, टोटल 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज में टोटल 6 कॉन्स्टिट्यूंसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलहदा चुनाव लड़ी थी, उसमें नगरोटा भी शामिल थी। तो नगरोटा पे क्या कांग्रेस दोबारा से अकेले में चुनाव लड़ेगी या इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगी, या नेशनल कॉन्फ्रेंस बदले में राज्यसभा में उन्होंने सिफर सीट नहीं दी कांग्रेस को, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सैक्रिफाइस करके कांग्रेस को वो सीट देगी नगरोटा की, ये देखने वाली बात होगी। बडगाम की अगर बात करें तो जो मंथन का दौर चल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो ये है कि आगा सईद रौला जो वहाँ पे बड़े नेता है वो अपने किसी खास आदमी को या खास लीडर को वहाँ से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ऐसा कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स हैं कि नासिर असलम वानी को वहाँ से जो उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र है उनको वहाँ से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अब
कौन वहां से चुनाव लड़ेगा उस पर मंथन नेशनल कॉन्फ्रेंस में जारी है। बीजेपी ने साफ कहा है कि नगरोटा से वो दमखम से चुनाव लड़ेगी और बड़गाम से भी चुनाव लड़ेगी। बड़गाम में उसका ज़्यादा स्टेक नहीं है, लेकिन नगरोटा उसके लिए एक बड़ी प्रेस्टिजियस सीट है। और वहाँ से की अगर हम बात करें तो वहाँ से दिव्यानी राणा जो कि दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है, उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। लेकिन वहाँ से एमपी जुगल किशोर के भाई नंद किशोर शर्मा वो भी दावा ठोक रहे हैं और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा वो भी दावा ठोक रहे हैं बीजेपी की तरफ से। तो अब किसको मैंडेट मिलता है, 1-2 दिन में उसकी भी तस्वीर साफ होगी। पीडीपी ने भी फैसला किया है कि वो नगरोटा से भी चुनाव लड़ेगी और बड़गाम से तो उसका बड़ा जोर है और उसके जो कैंडिडेट है उन्होंने दूसरा नंबर लिया था 2024 में उमर अब्दुल्ला के मुकाबले में। तो वहाँ पे कड़ा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में है। दूसरी पार्टियां भी जैसे अपनी पार्टी है, सज्जाद लोन वाली फ्रंट है और बाकी छोटी पार्टियां वो भी चुनाव लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी भी वहां से चुनाव लड़ रही है, नगरोटा से भी वो चुनाव लड़ रही है, बाकी पार्टियां भी। लेकिन मेन मुकाबला नगरोटा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और बड़गाम की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस पीडीपी है। तो अब तैयारियां हर पार्टी ने की। अब नॉमिनेशन में कोई दिन रह गए हैं, कुछ ही दिन रह गए, तो अब सबकी नज़रें इसी पर हैं कि कब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करती है, कब तक कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स का ऐलान जो अपने उनके पत्ते हैं कब तक वो खोलते हैं, बीजेपी कब तक नॉमिनेशंस जो कैंडिडेट्स हैं उनको डिक्लेयर करती है। इस पर ही अब सबकी नज़रें हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और उमर हुकूमत के 1 साल पूरे होने पर एमएलए मुजफ्फर खान ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा है कि 1 साल का वक्त बहुत कम है, अब हमें और इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना है, हमें 4 साल बाद सरकार से पूछना होगा कि उन्होंने क्या काम किया है। 1 साल जो है वो किसी गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं कहा जा सकता कि आप असेस करें। हाँ, हमने इनिशिएट क्या क्या किया, रोडें कितनी बनाई, सड़कें कितनी बनाई, पुल कितने बने, कितने हॉस्पिटल ऑपरेट हुए। यहाँ जब मैं एमएलए बना था यहाँ एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं था, आपको याद होगा, एक डॉक्टर भी इस इतने बड़े हॉस्पिटल में, इतना बड़ा एरिया है, यहाँ एक डॉक्टर नहीं था। आज यहाँ दिन को कम से कम 6-7 डॉक्टर इंटर्न्स जो आते हैं रोटेशन पे, एक डॉक्टर परमानेंट है। और एक मैंने आज रिक्वेस्ट की है कि यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक जो है, कम से कम फिजिशियन एक जो है वो परमानेंट यहाँ बैठे। आस्ता आस्ता इंप्रूव हो रही है। सब क्या हर्डल आ रहा है, स्टेट रूट कहीं ना कहीं हर्डल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आ रहा है। ड्यूल सिस्टम कहीं भी कामयाब नहीं हुआ है और इसके बाद हम सेशन का इंतजार कर रहे हैं। सेशन के बाद हो सकता है हम इसके लिए एक प्रोटेस्ट, एक मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट हुड की वापसी के। सर, जिस तरह से 12 सिलेंडर की बात, नौकरियों की बात, एक बहुत बड़ा पटारा 12 सिलेंडर भी मिलेंगे। 12 सिलेंडर नहीं, मैंने 6 सिलेंडर का वादा किया हुआ, मैं लड़ रहा हूँ उसके लिए। अब ये ठीक है, कुछ सियासी लोग जो हैं, अरे भाई मैंने 1 साल, मैंने कहीं कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर में कर दूंगा सारा कुछ। मुझे एमएलए 5 साल के लिए बनाया। सरकार की बात कर रहे हैं, तो सरकार किसी की, मैं सरकार की भी बात करता हूँ। हमने सरकार 5 साल के लिए चुनी है ना, हम 4.5 साल के बाद सरकार से पूछेंगे कि आपने ये वादे किए, इसमें से कितने पूरे किए। आज पूछना बनता नहीं। अपोजिशन एक बड़ा मुद्दा बना रही है, अपोजिशन कोस रही है, क्या कहेंगे, आपका क्या जवाब? अपोजिशन देखो, अपोजिशन ने 5 साल यही कुछ करना है और अपोजिशन का कुछ भी नहीं होना, अगले 5 साल फिर यही कुछ करेंगे। तो एमएलए मुजफ्फर खान ने साफ तौर पर ये कहा है कि 1 साल का अरसा बहुत कम है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है और 1 साल के अरसा में कहीं ना कहीं हर्डल बन रहा है स्टेटूट। और अगर स्टेटूट की वजह से भी कुछ काम जो है वो अधूरे रह चुके हैं, लेकिन आने वाले वक्त में वो तमाम काम पूरे किए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IUST अवंतीपुरा में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2025 के मौके पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आपदा जोखिम न्यूनीकरण केंद्र IUST की ओर से उमर सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की मदद से किया गया था। कार्यक्रम का मकसद जन जागरूकता बढ़ाना और आपदाओं की रोकथाम करना था। जरूरत है कि किस तरह से हम डिजास्टर से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस तैयारी से पहले हमको अपने जीवन में, अपनी जिंदगी को कैसे रखना है जिससे डिजास्टर कम हो। तो इंसान भी जिम्मेदार है डिजास्टर के लिए, कुदरत का तो है ही है निज़ाम, लेकिन उस कुदरत के निज़ाम से बचने के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं वो बहुत पहले होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिजास्टर हो जाए तब हम उस तैयारियों पर जुटें। तो ज़रूरत है और मैं ये मान रहा हूँ कि ये कार्यक्रम मील का पत्थर होगा।
और अनंतनाग में पुलिस ने पहलगाम विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर पहलगाम के होखर बटकोट इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान भवन निर्माण मानदंडों का उल्लंघन कर बनाए गए अवैध ढांचों को हटाने का काम किया गया। पीडीए की मुहिम के दौरान पुलिस ने सुचारू संचालन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी सुरक्षा मुहैया भी कराई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस दिवाली मिलन कार्यक्रम की तैयारियां गुलशन ग्राउंड जम्मू में जोर शोर से चल रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जादू के शो, पारंपरिक व्यंजनों के अलावा जम्मू कश्मीर की विशिष्टताओं को दर्शाने वाले विभिन्न स्टॉल इस दिवाली मिलन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होंगे। इसके अलावा मेले से हासिल जो रकम होगी उसे पुलिस शहीदों के लिए, उनके खानदान के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। पुलिस की तरफ से गुलशन ग्राउंड जम्मू में दिवाली मिलन प्रोग्राम का आयोजन किया जाना है, जिससे पहले तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और यहाँ पे खुद जो है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो सब मौजूद रहे कि उन्होंने यहाँ पे तैयारियों का जायजा लिया है। ये बहुत ही खास प्रोग्राम होने वाला है क्योंकि पहली दफा दिवाली मिलन प्रोग्राम इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे आयोजित किया गया है। और आपको बता दूं कि इसमें जो शहीद पुलिस वाले जो पिछले 3 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है आतंकवाद से लड़ाई करते हुए, उसमें जो शहीद हुए हैं उनकी जो फैमिलीज हैं उनकी तरफ से भी ये स्टॉल्स जो हैं ये यहाँ पे लगाए गए हैं और जो भी सेल होगी ये उन फैमिलीज को मदद होगी जिनके परिवार के जनों ने अपने इस देश के लिए अपनी शहादत दी। और उसके साथ बता दूं कि जो खास अट्रैक्शन रहने वाली है इसमें मैजिक शो भी होंगे और उसके साथ साथ कल्चरल आइटम भी होंगे, यानी कि जो जम्मू कश्मीर का ट्रेडिशन कल्चर है और यहाँ का फूड है उस सबको यहाँ पे इस एग्जीबिशन में, इस दिवाली मिलन में दिखाया जाएगा। और यहाँ पे ये पुलिस के लिए एक बहुत ही अहम प्रोग्राम इसलिए भी बन जाता है कि पुलिस वाले आज इस कहीं न कहीं जो आम लोग हैं और पुलिस एक दूसरे के काफ़ी समीप आई है, काफ़ी करीब आई है और एक विश्वास बहाली भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने आम लोगों में बहाल की है। तो ये एक कोशिश होगी कि आम लोग भी जम्मू के इस मेले में आए और यहाँ पे जो सामान खरीदेंगे उससे फ़ायदा, उससे मदद उन फैमिलीज की होगी जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है। चाहे यहाँ पे वॉलनट्स हैं, चाहे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट है और चाहे आप देख सकते हैं कि कई अन्य आइटम्स हैं जो यहाँ पे लगाई गई हैं और इनसे जानेंगे कितना फ़ायदा ये शहीद फैमिलीज के लिए और एक दिवाली मिलन का प्रोग्राम जो है यह रखा गया है। जी, ये ओरिजिनल आइटम है, जो भी पहाड़ी आइटम है पहाड़ों से बनी हुई बिल्कुल ओरिजिनल है और ये बिल्कुल सही रेट में इनको मिल जाएगी सर। हाँ, तो मुझे बताएं कि ये वॉलनट हमने देखे, अखरोट जो हैं, ये खासियत क्या है इसमें? ये सर कागजी फ्रूट हैं और बिल्कुल बढ़िया और प्योर हैं सर। ये कहाँ के हैं? ये भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ सर। तो देख सकते हैं कि भद्रवाह के अखरोट, यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल हैं, अखरोट हैं, यहाँ राजमा हैं भद्रवाह के जो कि विश्व विख्यात हैं। इन सब की प्रदर्शनी जो है वो यहाँ लगाई हुई है और इसका जो है ये गुच्छी आप देख सकते हैं, ये गुच्छी जो है ये कई हजार रुपए किलो जो है वो मिलती है और इसका फायदा जो है वो अपने बॉडी को मिलता है। और ये आप देख सकते हैं कि जितने भी नेचुरल आइटम्स हैं वो यहाँ पे उनके स्टॉल लगाए गए हैं। कल्चरल आइटम्स भी यहाँ पे आयोजित की जाएंगी जिसमें जम्मू के, कश्मीर के जो फोक आर्टिस्ट हैं वो कल यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस देंगे। और आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी सब ने यहाँ जायजा ले लिया है। अंतिम जो यहाँ पे तैयारी होती है वो मुकम्मल कर ली गई है और ये एक दिवाली मिलन प्रोग्राम एक मौका होगा जब सभी लोग यहाँ जिनको न्योता दिया गया है वो आए, पुलिस को जाने और पुलिस और जो पब्लिक है उसका एक रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो पाए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और पुंछ मंडी सड़क मार्ग पर स्थित गांव डिंगला में सोमवार दोपहर को एक टाटा मोबाइल गाड़ी सड़क पर फिसलकर हादसे का शिकार हो गई, जिससे उसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पुंछ नगर स्थित राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक घायल को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मामले में कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद मृतक के शव को परिवार को सौंप दिया गया है। वहीं घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। टाटा मोबाइल गाड़ी एक्सीडेंट हुई जिसमें 2 आदमी सवार थे, एक जो है वो जख्मी है और एक की आसपास पे मौत हो गई। और हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि चीज़ है कि जिनका ये जो कीमती जानें जो जा रही हैं जी, इनके बारे में सोचा जाए, क्योंकि बड़ी दुख की बात है कि आज एक कीमती जान और बहुत ही अच्छा आदमी जो था बरादरी के अंदर, इसका बहुत ही अच्छा लाज़िम था और आज वो अपनी जान जो है वो गवा बैठा है।
उम्र तकरीबन 60 साल है। उसकी तो ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई। उसकी डेड बॉडी को यहाँ हमारे हॉस्पिटल में लेके आए, जिसको हमने यहाँ डिक्लेयर किया कि वो यहाँ पे जिंदा नहीं पहुँच सका। जो दूसरा है हमारे पास, उसका हम इलाज कर रहे हैं, तो वो स्टेबल है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक जो ऑन स्पॉट डेथ हो गया, दूसरे का हम इलाज कर रहे हैं, हमारे पास दाखिल है। इलाज करके जब वो ठीक होगा उसको हम भेजेंगे। पुलवामा जिले के शेठ पोरेपोरा इलाके में स्थित दारुल उलूम में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई, जिससे संस्थान को कुछ नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक सुबह दारुल उलूम की ऊपरी मंजिल पर अचानक आग लगी थी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि मकामी लोगों और जो फायर ब्रिगेड है उसका अमला वहां मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया। नहीं है, लेकिन हम क्या शक करेंगे, हमें इस वक्त तक पता भी नहीं है, ना अमले को न तालिबात को। तो पूरे इलाके वाले आए, उन्होंने आग बुझाई, उन्होंने चाय पिलाई, उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया। इसलिए हमें किसी फ़र्द पर शक नहीं है। सब लोग हमारे मुआविन हैं, हमारे मुवाफिक हैं, हमारे अजीज़ हैं, हमारे दोस्त हैं। अलबत्ता मदरसा का बहुत नुकसान हुआ यहाँ पर। कम से कम मौलवी साहब ने जो पहले ही बताया कि 5 लाख से ज़्यादा ही नुकसान होगा। इसलिए हम पूरी उम्मत से गुजारिश करते हैं कि उसमें हमें भरपूर ताउन दी।